जय श्री राम दोस्तों, मैं टिकमचंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री के आपके अपने यूट्यूब चैनल पीट हिस्ट्री वाला पर। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में महाजनपद काल के बारे में। तो अपन ने महाजनपद काल के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल से अध्ययन किया था कि अपन ने देखा कि उस समय भारत में जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात थी तो यहाँ पर 16 महाजनपद एग्जिस्ट किया करते थे। फिर अपन ने ये देखा कि इन महाजनपदों का उल्लेख किन ग्रंथों से मिलता है, यानी इनकी जानकारी अपन को कहाँ से मिलती है, कौन सी सोर्स है जिनसे अपन को इन 16 महाजनपदों के बारे में या 16 महानगरों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अपन ने बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ देखे। फिर उसके बाद में अपन ने राजस्थान में कौन कौन, चूंकि अपना टॉपिक राजस्थान से संबंधित है, तो राजस्थान में कौन कौन से महाजनपद एग्जिस्ट किया करते थे, तो उसमें अपन ने मुख्य से 3 महाजनपदों का उल्लेख किया। मत्स्य महाजनपद, कुरु महाजनपद और कुरु के साथ साथ कौन सा आपका सुरसेन महाजनपद के बारे में किया। इसके अलावा राजस्थान में उस समय गणजातियां भी रहा करती थी, क्योंकि गणजातियां थोड़ी बाद में आकर बसी यहाँ पर। क्योंकि जब सिकंदर का पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण हुआ तो पश्चिमोत्तर भारत से गणजातियां आकर क्या हो गई, राजस्थान में आकर बस गई, क्योंकि उनको जो विदेशी आक्रमण थे उनका भय डर उनको सता रहा था। तो उन्होंने क्या किया, वहां से पलायन करके राजस्थान की तरफ आ गए और एक सुरक्षित जगह को ढूंढकर वहां पर निवास करने लगे। अपन पढ़ रहे थे मत्स्य जनपद के बारे में। तो अपन ने देखा सबसे पहला पॉइंट मत्स्य जनपद में कि मत्स्य जनपद कहां पर राजस्थान में था, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और जयपुर वाला जो इलाका है, यानी राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, वहां पर कौन था, मत्स्य जनपद का क्षेत्र फैला हुआ था। क्योंकि मत्स्य जनपद बहुत पहले से था, तो मत्स्य जनपद के जो जाति थी उसका उल्लेख अपन को ऋग्वेद में मिलता है। बाद में जब महाभारत और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इन चीजों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, अब देखो जो मत्स्य महाजनपद है उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू अपन को महाभारत काल में दिखाई देता है। क्योंकि महाभारत काल क्यों महत्वपूर्ण है इस टाइम पे, क्योंकि मत्स्य महाजनपद में महाभारत काल के जो 5 पात्र हुआ करते थे बहुत महत्वपूर्ण, 5 पांडव, उनकी पत्नी द्रौपदी, वो क्या कर कहां पर अपने वनवास का 1 वर्ष अज्ञातवास के रूप में बिताने के लिए वो कहां पर रुके थे, मत्स्य जनपद में रुके थे। और उस समय महाभारत के समय मत्स्य जनपद का शासक कौन हुआ करता था, तो राजा विराट हुआ करता था। इसी राजा विराट ने मत्स्य जनपद की राजधानी क्या बनाई, विराटनगर बताई। इससे पहले ध्यान रखना, मत्स्य जनपद की राजधानी उपापल्लवी हुआ करती थी। तो उपापल्लवी से राजधानी कहां बना दी गई, बैराट बना दी गई, जो विराटनगर के नाम से जानी गई, राजा विराट के नाम से विराटनगर। यही विराटनगर आज वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, बैराट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि देखो बहुत लंबे टाइम पीरियड से क्या होता है कि भाषाओं में बदलाव देखा जाता है। तो भाषाओं में बदलाव के कारण क्या हुआ है, इनके नामों में थोड़ा बहुत बदलाव हो गया है। ठीक है, अब देखिए मत्स्य जनपद में जब इन्होंने 5 वर्ष यहाँ पर 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया, तो यहाँ पर राजा विराट था। तो राजा विराट की पुत्री उत्तरा को अर्जुन ने क्या दी, नृत्य की शिक्षा दी। और इसी उत्तरा से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से क्या कर दिया गया, विवाह कर दिया गया और मैत्री संबंध स्थापित कर दिए गए। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था तो राजा विराट पांडवों के पक्ष से लड़ते हुए अपने 3 पुत्र उत्तर, शंख और श्वेत के साथ लड़ते हुए मारे गए। साथ में जो अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, वो भी चक्र में फंसकर मर गया। तो बाद में जाकर उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, वो था परीक्षित, जो पांडवों का क्या बना, उत्तराधिकारी बना। इस घटनाक्रम के आगे अपन देखते हैं कि क्या था। अब अपन वहां पर बात करते हैं कि यहाँ के रिलीजन की, कि इस समय बौद्ध, जो कि बाद में जाकर बौद्ध काल में यहाँ पर कौन सा रिलीजन ज्यादा प्रभावित था। तो चूंकि आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म बड़े स्तर पर फैल रहा था इस समय, तो मत्स्य जनपद में भी किसका बोलबाला था ज्यादा, बौद्ध धर्म का बोलबाला था। तो देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद में बौद्ध धर्म प्रचलित, कौन सा धर्म प्रचलित था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद में इस मत्स्य महाजनपद में बौद्ध धर्म ज्यादा प्रचलित हुआ। क्योंकि उत्तर भारत में बौद्ध धर्म बड़े स्तर पर फैला। क्योंकि आपको पता है 16 महाजनपदों में ज्यादातर जो महाजनपद हुआ करते थे वो बौद्ध धर्म को ही मानते थे। कुछ एक देखो इस समय के शासकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो ये देखी गई कि वो धर्म सहिष्णु थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म को भी प्राश्रय दिया और जैन धर्म के साथ साथ वैदिक धर्म को भी प्राश्रय दे रखा था। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा देखा गया कि बौद्ध धर्म ज्यादा प्रचलित रहा है। ठीक है,
क्योंकि जो इसके जो उपदेश थे वो क्या थे, जन सामान्य द्वारा ऑब्जर्व किए जाने योग्य थे, यानी उनके द्वारा स्वीकार करने जाने योग्य थे। इस कारण इनको क्या कर दिया गया, बौद्ध धर्म को ज्यादा स्वीकारा गया, और जो वैदिक धर्म के आडंबर थे उनको धीरे धीरे क्या किया गया, नेग्लेक्ट किया जाने लगा। तो इस समय मत्स्य जनपद में कौन सा, बौद्ध धर्म प्रचलित था। ठीक बात है। अब देखो मत्स्य जनपद की खास बात यह थी कि उसके जो दो पड़ोसी महाजनपद, दो पड़ोसी जनपद हुआ करते थे, एक तो साल्व का जनपद नहीं था, एक गणजाति हुआ करती थी एक, और एक आपका चेदी, जो आधुनिक आपका उत्तर प्रदेश का जो रुहेलखंड वाला क्षेत्र वहां पर एग्जिस्ट किया करता था। अभी यहां पर आपका जिस ये अलवर है, तो उत्तरी अलवर वाले इलाकों में तो यहां पर एक जनजाति रहा करती थी साल्व, तो साल्व गणराज्य, और इधर चेदी। और देखो जब चेदी, अब इनसे क्या हुआ करता था, अक्सर मत्स्य महाजनपद की क्या हुआ करती थी, अक्सर सीमा को लेकर लड़ाई हुआ करती थी। कौन से जनपद को, मत्स्य महाजनपद को लेकर। ये मत्स्य महाजनपद फैला हुआ है आपका। तो साल्वों से और चेदियों से इनके अक्सर क्या हुआ करती थी, लड़ाई हुआ करती थी। तो मत्स्य जनपद का अक्सर संघर्ष किस किस से चलता था, तो मत्स्य महाजनपद का संघर्ष, मत्स्य महाजनपद का सीमा को लेकर, किसको लेकर, अरे सीमा, वो सीमा नहीं, ये सीमा इसकी बात कर रहा हूं बॉर्डर की, वो सीमा मत समझ लेना कोई दूसरी सीमा, सीमा को लेकर अक्सर झगड़े होते थे। ठीक है, साल्व जाति से सीमा को लेकर अक्सर, साल्व जाति से, साल्व राज्य से संघर्ष होता था। अच्छा शब्द लिखो, ठीक है, संघर्ष होता था। झगड़े तो अपन अभी करते हैं, उस समय संघर्ष हुआ करते थे। ठीक है, चेदी, चेदी ने तो क्या किया, चेदी ने, चेदी राज्य ने, चेदी महाजनपद लिख लो यहां पर, ने मत्स्य महाजनपद पर आक्रमण कर बुरी तरह परास्त किया। यानी चेदियों ने तो क्या किया, मत्स्य जनपद पर आक्रमण किया और इस मत्स्य महाजनपद को बहुत बुरी तरह से क्या किया, परास्त किया। ठीक बात है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से महाजनपद ने मत्स्य जनपद पर आक्रमण करके उसको बहुत बुरी तरह से परास्त किया, तो चेदी महाजनपद ने। ठीक बात है। चेदी की राजधानी आपकी सौतिवती या सुक्तिवती के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, चेदी का यहाँ का राजा जब महिपाल हुआ करता था, उसको भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, बहुत बुरी तरह परास्त किया था। अब ये चेदी है। चेदी के अलावा यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जो साल्व था, चेदी के अलावा साल्व, जिससे अक्सर संघर्ष हुआ करते थे, और चेदी ने तो इनको बहुत बुरी तरह परास्त किया। इसके अलावा बाद में जाकर मगध महाजनपद ने क्या किया, इस मत्स्य महाजनपद को परास्त करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बाद में जाकर जब मगध का उत्कर्ष हुआ, मगध के उत्कर्ष के समय मगध ने मत्स्य महाजनपद को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, किसमें मिला लिया, मगध ने अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, चेदियों ने तो बहुत बुरी तरह परास्त किया, और मगध ने क्या किया, मगध ने तो इनको परास्त करके अपने साम्राज्य में ही मिला लिया। यानी दो महाजनपद ऐसे थे जिन्होंने मत्स्य जनपद को हराया,
चेदी और मगध। मगध ने तो अपने साम्राज्य में इसको क्या कर लिया, शामिल कर लिया, मिला लिया जीत कर। ठीक है, अब देखो इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जो मत्स्य महाजनपद था वहां पर इसका प्रमुख चिन्ह क्या हुआ करता था, मछली, राज्य चिन्ह। ठीक है, मछली या मत्स्य, इसके नाम पर ही तो क्या पड़ा, इनका नाम मत्स्य पड़ा। क्योंकि आपको पता है वर्तमान में ये चिन्ह किस जाति का है, तो मीणा जाति का है। मीणा, मीन या मछली जिसको आज बोलते हैं ना मत्स्य। मत्स्य पुराण भी मीणाओं के लिए रचा गया था, पता होगा आपको। ठीक है, अब ध्यान रखने की बात है कि जो वर्तमान में जयपुर के मीणा है, जो राजस्थान में जो मीणा जनजाति है, वो संभवतः इतिहासकारों को द्वारा यह माना जाता है कि ये मीणा जाति प्राचीन समय में मत्स्य महाजनपद का ही वंशज है। क्या माना जाता है, प्राचीन मत्स्य महाजनपद का ही वंशज माना जाता है। किसको, मीणा जाति को, क्योंकि मीणाओं का भी चिन्ह क्या है, मत्स्य है। और चूंकि पता होगा अपने कछुआ वंश की स्थापना से पहले यहां पर ढूंढार क्षेत्र में मीणाओं का शासन हुआ करता था। किसका शासन हुआ करता था, मीणाओं का, जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। तो ऐसे माना जाता है कि जो मत्स्य महाजनपद है, जब उसका मगध मिला लिया गया तो यहाँ की जाति बाद में जाकर क्या बनी, मछली के नाम से मीणा 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 हो गई। और मीणाओं का आज प्रतीक चिन्ह क्या है, उनका चिन्ह क्या है, मत्स्य, मछली को माना जाता है। ठीक है, मगन मुनि सागर जिन्होंने मत्स्य पुराण की रचना की, ठीक है, और मीणाओं के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, उनके नाम पर उन्होंने देखा क्या, मत्स्य पुराण की भी रचना की थी। तो देखिए मीणा जनजाति प्राचीन मत्स्य जनपद के वंशजों की ही जनजाति मानी जाती है। ठीक है, अब एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन यहाँ की व्यवस्था के बारे में, चूंकि ये एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ की व्यवस्था कैसी थी, राजतंत्रात्मक। यहाँ की राज व्यवस्था कैसी थी, तो ध्यान रखना राजतंत्रात्मक राज व्यवस्था। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले यहाँ के समाज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो था आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद की यहाँ की स्थिति, किस प्रकार यहाँ के आस पड़ोस के क्षेत्रों से संघर्ष हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पर बौद्ध धर्म प्रचलित था, यानी बौद्ध धर्म का ज्यादा बोलबाला था। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि यहाँ के निवासियों को सुदास का शत्रु कहा गया है ना। तो मत्स्य जनपद के निवासियों को राजा सुदास का क्या कहा गया है, शत्रु कहा गया है। अब पूछोगे सर राजा सुदास कौन था, अब ये कहां से टपक गया, तो ये टपक गया बेटा जी वैदिक काल से। कब से, ऋग्वैदिक काल में राजा सुदास का जिक्र है। और आपने सुना होगा भरतजन, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में कबीलों के रूप में जन प्रचलित थे, तो भरतजन का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ राजा सुदास, क्योंकि ऋग्वैदिक काल का सबसे शक्तिशाली और सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था। क्योंकि जब ऋग्वेद में जो 7वां मंडल है उसमें आपके दशराग युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। दशराग युद्ध में एक पक्ष में राजा सुदास यानी भरतजन के नेतृत्व में राजा सुदास था, ठीक है, और दूसरी साइड में कौन थे, 10 अन्य कबीले, ठीक है, जिनमें पुरु जनपद नेतृत्व कर रहा था। कौन कर रहा था, पुरुजन उनका नेतृत्व कर रहा था। और वहां का राजा कौन था, पुरुकुत्स था। कौन था, पुरुकुत्स था। यह संघर्ष जो दशराग युद्ध हुआ था वो उत्तराधिकारी को लेकर, उत्तराधिकार के कारण हुआ था। जो राजा वशिष्ठ और पुरोहित, जो वहां के पुरोहित हुआ करते थे, उन पुरोहितों को लेकर यह संघर्ष हुआ था। और यह संघर्ष वर्तमान में आपकी कौन सी नदी, रावी नदी के तट पर किया गया था। यह संघर्ष कहां पर लड़ा गया था, रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसे पुरुषणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुरुषणी भी कहा जाता है। अब देखो ये जो संघर्ष लड़ा गया इसमें राजा कौन था, राजा सुदास। अभी इस संघर्ष के बाद में राजा सुदास कहते हैं कि राजा सुदास सरस्वती नदी किनारे किनारे किस तरफ आ गए, पूर्व की तरफ आ गए, और सरस्वती नदी किनारे पर आकर उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की। जो कि भरत जन उस समय बहुत प्रसिद्ध जन माना जाता था। कई विद्वान तो यही मानते हैं कि इसी भरत जन के नाम पर भारत का नाम रखा गया है। कई ये मानते हैं कि भरत नामक पुत्र के, यानी भरत नामक व्यक्ति के नाम पर रखा गया, भरत नामक पौराणिक राजा के नाम पर इसका नाम रखा गया था। तो दो अलग अलग व्याख्याएं हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग अपनी व्यक्तित्व देते हैं और उस आधार पर इनको मानते हैं। तो राजा सुदास को क्या माना गया है,
मत्स्य जनपद के निवासियों का शत्रु माना गया है। क्योंकि देखो ये जब राजस्थान की तरफ आए, यानी सरस्वती नदी राजस्थान से होकर बहती थी, तो उन्होंने क्या किया, आसपास के इलाकों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। तो मत्स्य जाति, ये मत्स्य जनपद क्या हो गया, उससे नाराज था, तो संभवतः इसको शत्रु कहा गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ के समाज की। जब मैं समाज की बात करता हूं, यहाँ की सोसाइटी, सामाजिक जीवन, तो सामाजिक जीवन कैसा था यहाँ का, ठीक है, समाज कैसा था, ठीक है। तो समाज देखो, यहाँ का समाज वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था, ठीक है। यहाँ पर 4 वर्ण प्रचलित थे, सबको पता है, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब जानते हैं, 4 वर्ण हुआ करते थे। तो और यहाँ का समाज किस पर आधारित था, वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्णाश्रम व्यवस्था का मतलब जानते हो, यानी जो 4 आश्रम हुआ करते थे वो किन किन वर्णों के लिए वर्जित थे, सॉरी किन किन वर्णों के लिए माने गए थे, तो 4 वर्णों के लिए माने गए इस टाइम पर, ठीक है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था 4 वर्णों के लिए थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा माना जाता था, तो गृहस्थ आश्रम को। कौन सा आश्रम, गृहस्थ आश्रम सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता था इस समय। कौन सा, गृहस्थ आश्रम, ठीक है। इस आश्रम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है इस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में ये महाजनपद काल एग्जिस्ट थे, महाभारत कालीन जो की पांडुलिपियां रची जा रही थी, उस टाइम पीरियड पर वर्णाश्रम व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम किसे माना गया है, गृहस्थ आश्रम को माना गया। क्योंकि आपने धर्मशास्त्र और धर्म ग्रंथ में उनमें भी इसी को माना गया है, ठीक है। तो गृहस्थ आश्रम व्यवस्था थी। यहां पर स्त्रियों की स्थिति सही थी, स्त्रियों की स्थिति सही थी तथा बाल विवाह नहीं हुआ करते थे। क्या नहीं हुआ करते थे, बाल विवाह नहीं हुआ करते थे। क्या नहीं हुआ करते थे, बाल विवाह नहीं हुआ करते थे, ठीक है। यहां पर बाल विवाह नहीं हुआ करते थे। स्त्रियों की स्थिति क्या थी, सही थी, ठीक है। स्त्रियों के लिए पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। किसके लिए, स्त्रियों के लिए पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। शिक्षा क्या की गई थी, पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। और आपको तो पता ही होगा स्त्रियों को क्या दिया जाता था, स्त्रियों को नृत्य व संगीत की भी शिक्षा दी जाती थी। एग्जाम्पल के तौर पर अर्जुन ने विराट की पुत्री, विराट को, राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य की शिक्षा दी थी। किसकी शिक्षा दी थी, नृत्य की शिक्षा दी थी, ठीक है। इसी आधार पर यह माना जाता है कि स्त्रियों को नृत्य और संगीत की शिक्षा भी दी जाती थी और स्त्रियों को लिए शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। यहां तक कि स्त्रियों की स्थिति सही थी और बाल विवाह नहीं हुआ करते थे। इस समय की इस प्रकार का समाज हुआ करता। समाज क्या था, 4 वर्णों में विभक्त था। वर्णाश्रम व्यवस्था यहां पर मौजूद थी, जिनमें गृहस्थ आश्रम को सबसे ज्यादा उपयुक्त माना गया है। स्त्रियों की स्थिति सही थी, बाल विवाह नहीं हुआ करते थे। स्त्रियों के लिए पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। स्त्रियों को नृत्य और संगीत की भी शिक्षा दी जाती थी। किसकी, नृत्य और संगीत की भी शिक्षा दी जाती थी। अर्जुन ने, एग्जाम्पल के तौर पर क्या है कि अर्जुन ने राजा विराट की पुत्री उत्तरा को क्या दिया, नृत्य की शिक्षा दी। बाद में जाकर यही उत्तरा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की क्या बन गई, वाइफ बन गई, पत्नी बन गई है, लुगाई, ठीक है। बोई को मोटियार ऐसे बोलते हैं ना अपने समाज में। राजस्थान में तो ये बोलते हैं कि राजस्थान में आजकल चल गया अपने, वो मेरी पत्नी है, वो मेरी वाइफ है, लुगाई मोटियार खो जा पहली, है ना, ठीक है। और पहले का सबसे महत्वपूर्ण ये था कि
एक करेगा मतलब जैसे बोलते हैं ना किसी का रजिस्ट्रेशन करवा लेना नाम लिखवा कर, तो पहले यहां पर नाम लिखवा लेती थी महिलाएं। कैसे? मैं क्या नाम से, सुप्यार मंगलया की औरत, क्या लिखवा लेते थे? सुप्यार मंगलया की औरत। तो इससे पता था हाँ ये रजिस्ट्रेशन है भाई, है ना। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी अपने पहले वाले जमाने में। आज अपन मॉडर्न जमाना हो गया, अब तो टैटू अलग जगह बनते हैं भाई, यहां थोड़ी बनते हैं टैटू। क्या पता कहां कहां बनाने लग गए हैं आजकल, है ना। विचित्र विचित्र टैटू और विचित्र विचित्र जगह, है ना। तो सामाजिक जीवन समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और इसमें, और तो क्या है कि यहां पर नृत्य के बारे में, जो अपना कथक नृत्य है, इस कथक नृत्य के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। वो फैक्ट क्या है कि यह माना जाता है कि यहां का मत्स्य जनपद में मिहिर नामक व्यक्ति ने, किसने? मिहिर नामक व्यक्ति ने क्या किया? कथक शैली का विकास किया। किसका विकास किया? कथक शैली का विकास किया। यह बात कहां से? मत्स्य जनपद से। यानी यह माना जाता है कि मत्स्य जनपद में क्या हुआ? मत्स्य जनपद में मिहिर नामक व्यक्ति ने, जो कि राजस्थान में प्रचलित कथक नृत्य है, उस शैली का विकास किया। यह पता किससे चली? यह पता चलता है हरिहर नामक कवि ने अपनी पुस्तक नतमुख में, किसमें? नतमुख में इसका उल्लेख किया है। ठीक है। और ये हरिहर कवि कब, किस समय का है? 12वीं सदी का। 12वीं सदी के हरिहर कवि ने नतमुख नामक अपने ग्रंथ में इस चीज का उल्लेख किया है कि मत्स्य जनपद में एक मिहिर नामक व्यक्ति था जिसने इस कथक शैली का क्या किया? विकास किया। यानी कथक नामक शास्त्रीय नृत्य शैली का विकास राजस्थान में ही हुआ माना जाता है। और वो कहां से प्रारंभ हुआ? वो मत्स्य महाजनपद से प्रारंभ हुआ। किससे? मत्स्य। ये बात कौन कहता है? कहता है ये हरिहर, किसमें? अपने ग्रंथ नतमुख में कहता है। ठीक बात है, ठीक है। ये तो था आपका मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद एक बार आप स्क्रीनशॉट लेता क्या आगे चलिए। ये तो था आपका यहाँ की सोसाइटी मत्स्य महाजनपद काल की। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट तो ये है कि यहाँ की जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी? वर्ण चारों प्रचलित थे। ठीक है। और यहाँ पर इस कथक नृत्य का जरूर ध्यान रखिए भाई, कथक नृत्य का विकास कहां से हुआ, ये बात किसमें उल्लेख हुई है? तो हरिहर शर्मा नामक 12वीं शताब्दी के कवि ने क्या किया है? नतमुख नामक अपने ग्रंथ में क्या किया है? इस चीज का उल्लेख किया है कि मत्स्य महाजनपद में एक मिहिर नामक व्यक्ति था, उसने क्या किया? इस कथक नामक शास्त्रीय शैली का विकास किया। जो कथक आज अपने जयपुर में, राजस्थान बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। कथक नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है भारत का। ठीक है। अब देखिए, अब महत्वपूर्ण पॉइंट तो यह है कि इस मत्स्य महाजनपद का, मत्स्य महाजनपद का विनाश कैसे हुआ? विनाश बोल दो या इसको किस राज्य में, देखो इसके पतन के दो कारण थे, विनाश या पतन का पतन। पतन लिखो यहां पर, सबसे उपयुक्त शब्द होगा पतन। तो मत्स्य जनपद का पतन कैसे हुआ? तो इसके सबसे महत्वपूर्ण दो कारण माने जाते हैं। पहला कारण तो यह माना जाता है कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण। किसका आक्रमण? सिकंदर का भारत पर आक्रमण। और साथ में दूसरा कारण यह भी माना जाता है कि मगध महाजनपद का उत्कर्ष। अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण यह था कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके कारण क्या हुआ? सिकंदर ने बहुत सारी कबीलों को, जातियों को नष्ट करता हुआ, उनको परास्त करता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा था। तो ऐसे में इन जातियों का दबाव भारत की ओर ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि ये जातियां वहां से पलायन करके किस ओर आने लगी? इस ओर आने लगी। ऐसे में इस स्थिति में क्या हुआ कि यहां पर पहले से निवास करने वाले लोगों में, उधर से आने वाले लोगों में क्या हुआ? आपसी झगड़े हुए। उसी झगड़ों के कारण ही क्या हुआ? धीरे धीरे मत्स्य जनपद का क्या हुआ? पतन हुआ। और इस कमजोरी का फायदा किसने उठाया? मगध महाजनपद ने उठाया। और मगध ने क्या कर लिया? इनको मिला लिया। ठीक है। तो पश्चिम और उत्तर भारत के आक्रमण के कारण, यानी एक तो
मगध सिकंदर का भारत पर आक्रमण, इसके कारण क्या हुआ, इस महाजनपद का पतन हो गया। दूसरा कारण क्या था, मगध का उत्कर्ष। क्या था, मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष मैंने पहले बताया, मगध का यानी 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद कौन सा हुआ करता था, तो मगध महाजनपद हुआ करता था। तो इस मगध महाजनपद ने क्या किया, अपने आस पड़ोस के राज्यों को क्या कर लिया, अपने में खुद में समा लिया, यानी उनको जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इसी का शिकार कौन हुआ, आपका मत्स्य महाजनपद भी हुआ, और मत्स्य महाजनपद को किसने मिला लिया, मगध महाजनपद ने मिला लिया। इस प्रकार आपका जो मत्स्य महाजनपद हुआ करता वो जाकर क्या हो गया, इस मिलकर और उसका पतन हो गया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ की जो बाद में जो जनजाति, यहाँ के जो लोग थे मत्स्य महाजनपद के, वो धीरे धीरे क्या बढ़ गए, आज के मीणा बढ़ गए। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मत्स्य महाजनपद का पतन के कारण थे तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण और मगध का उत्कर्ष। इनमें सबसे ज्यादा तो क्या था, मगध का उत्कर्ष, क्योंकि सिकंदर का भारत पर आक्रमण का इतना प्रभाव, क्योंकि सिकंदर तो आपकी सतलज से ऊपर ही रह गया था, इस साइड में नीचे तो आया नहीं, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि उस साइड की जो जातियां पलायन करके राजस्थान की तरफ प्रवेश करी, उनके दबाव के कारण क्या हुआ, इस मत्स्य महाजनपद का पतन हुआ। क्योंकि उन जातियों ने क्या किया, यहां पर रहने के लिए, अभी अपने जीवन के संघर्ष के लिए उन्होंने क्या किया, मत्स्य महाजनपद के लोगों से लड़ाई की। तो धीरे धीरे उनसे क्या हुआ, जन और धन दोनों की हानि हुई। उस हानि के कारण क्या हुआ, इस मत्स्य महाजनपद का पतन में योगदान दिया। तो एक तो ये कारण हो सकता है, दूसरा कारण मगध का उत्कर्ष। ठीक है, इस प्रकार आपका मत्स्य महाजनपद का टॉपिक है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इसके बाद में जो आपके 2 और महाजनपद है वो अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, खंबा गढ़ी।